and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Environmental Impact Assessment Notification 2020. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. देखो ये आर्टिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं about 3 months ago, but today with new addition we will revise this article. This article has been published as an interview of Mr. Ritu Raj Fukan. He is an environmental expert. In fact, he is an international environmental expert from Assam. उन्होंने IUCN में भी काम किया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है रिगार्डिंग द न्यूली पब्लिश्ड ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. तो ज़रा देखते हैं कि ये ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है क्या, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं जिस कारण से कंट्रोवर्सी हो रही है. एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है. देखो, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कुछ एक प्रोविजंस लाए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर कुछ प्रोसेस दिए गए हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है अगर हमें कोई भी एक इंडस्ट्री लगानी है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में. तो मान लो कि ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे हमें इंडस्ट्री लगानी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है. तो अंडर दिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो असेसमेंट के नॉर्म्स दिए गए हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स, वो नॉर्म्स को हमें फॉलो करना है, वो प्रोसेस को फॉलो करना है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और इस रिपोर्ट को फिर हमें सबमिट करना होता है टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और इस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाता है, क्लियरेंसेस मिल जाते हैं जिसको हम एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कहते हैं, तब जाकर के हम इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज़ द बेसिक सिस्टम. तो अभी कैसा है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स या थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, उन सब के लिए ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी है अंडर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट ऑफ 1986. देखो शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज़, कई सारी एक्टिविटीज़ उसमें डिफाइन किए गए हैं कि ये एक्टिविटीज़ अगर हैं, फॉर एग्जांपल कोल, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को अगर कहीं पे लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट और उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बेसिस पे एक रिपोर्ट पब्लिश होगी जैसा कि मैंने बताया, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है. देखो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में होता क्या क्या स्टेप है, इस डायग्राम को याद कर लेंगे आप लोग और एग्जाम में एज इट इज़ मेंशन कर देंगे. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से डायरेक्ट सवाल आने के चांसेज हैं इस साल. तो देखो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में टेक्निकल एनालिसिस होती है. टेक्निकल एनालिसिस में समझो टेक्निकल रिपोर्ट्स बनते हैं कि कितना इमिशन आएगा, कितना वाटर पॉल्यूशन होगा, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कितना मिलीग्राम पर लीटर पॉल्यूशन आएगा. तो टेक्निकल एनालिसिस होती है. दूसरा कंपोनेंट होता है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट. पब्लिक का ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या सोचती है इस प्रोजेक्ट के बारे में, दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड इन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो टेक्निकल एंड पब्लिक ओपिनियन को लेकर के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट को फिर सबमिट किया जाता है टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ अदर इनपुट्स एज वेल. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो वो देखती ही है, साथ ही साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखती है कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कहीं लोग बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ तो नहीं है. उन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है. कल ही हम बात कर रहे थे चारधाम परियोजना के बारे में. तो चारधाम परियोजना में भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था, फिर सब सोच समझ करके उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से ट्रबल क्रिएट हो गए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. अब करंट न्यूज़ देखते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और वो प्रोसीजर
क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे वो नोटिफिकेशन दिया गया था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2006। उस प्रोसीजर को चेंज करने की कोशिश की है यूनियन मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नया ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन का मतलब ये है दैट इट इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल। और this new environment impact assessment notification will change the already existing EIA norms of 2006। तो अगर एक बार ये ड्राफ्ट फॉर्म में है अभी, अगर वो फाइनलाइज हो जाता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग EIA नॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ 2006 नोटिफिकेशन दैट विल बी चेंज्ड। और ये जो नया ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया था फॉर इनवाइटिंग पब्लिक ओपिनियन कि लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लोग कौन कौन से प्रोविजन से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और उसके लिए विंडो दी गई थी टिल 11 अगस्त। तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन को ऑफ 2020। अब देखते हैं कि अब विंडो तो क्लोज हो चुकी है, लोगों को जो ओपिनियन सबमिट करना था कर चुके हैं। अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फाइनली जो नोटिफिकेशन लेकर के आती है उसमें क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं और क्या क्या हटते हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन। अभी तक तो यही था। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। व्हाट आर द सीरियस कंटेंशियस प्रोविजंस, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पे इन्वायरमेंटलिस्ट ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन 2020 को। सबसे पहला है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का सरल शब्दों में मतलब है कि अगर आपको मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है या माइनिंग प्रोजेक्ट लगाना है, तो आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद में कर सकते हैं। तो वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन यू कैन कंडक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए आपका प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये कितना अनजस्टिफाइबल है। आपने कोई एरिया में प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया, आपने जंगल आधे काट दिए और बाद में EIA नॉर्म्स में पता चला, EIA असेसमेंट में पता चला कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये एनवायरमेंटली साउंड नहीं है और बाद में आपके इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तो आपने तो आधे जंगल पहले ही काट दिए थे। On this ground, it is being criticized that this post facto approval is meaningless, nonsensical. It means that the clearances for the project can be awarded later, even if they have started construction. अब ये कितना meaningless सुनने में लग रहा है। दूसरा है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। इसके लिए टाइम पीरियड 30 दिन से घटा करके 20 दिन कर दिया गया। देखो पहले कैसा होता था कि किसी एरिया में प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, मान लो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई एक इस तरह का शेड्यूल 1 प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसकी EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। तो आसपास के लोगों को 30 दिन का नोटिफिकेशन दिया जाता था कि आप इस EIA इस इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आपका जो अपना ओपिनियन है वो आप सबमिट करें विद इन 30 डेज़। लेकिन अब उस टाइम पीरियड को कट डाउन किया गया है टिल 20 डेज़। तो इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आखिर टाइम को 10 दिनों से कट करने की क्या ज़रूरत है जब पब्लिक ओपिनियन हमें लेना ही है। सो व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ कटिंग डाउन द टाइम। इस पे भी एनवायरमेंटलिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है इस न्यू EIA नोटिफिकेशन 2020 को। लेकिन याद रखेंगे अभी तक ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। इतना क्रिटिसिज्म किया गया है इसका कि अब देखते हैं कि ये कितना फाइनलाइज होता है, कौन कौन से इसके नॉर्म्स रहते हैं, कौन कौन से नहीं रहते हैं। जो तीसरा इशू है जिसके बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है दैट इज़ अबाउट कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। कंप्लायंस रिपोर्ट इशू का मतलब समझो। अगर आपकी कोई कंपनी है A और आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसके लिए आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको उसके बाद हर 6 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि आप जो नॉर्म्स फॉलो करने थे अंडर द EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो नॉर्म आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम हाइपोथेटिकल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपकी मान लो कि एक लेदर की इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो लेदर इंडस्ट्री में आपको इसी ग्राउंड पे अप्रूवल मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से मान लो 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक रिलीज नहीं करेंगे आसपास के वाटर बॉडी में।
तो आपको हर 6 महीने पे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है दिखाते हुए कि हाँ आप 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द कॉम्प्लायंस रिपोर्ट कि जिस ग्राउंड पे आपको क्लियरेंस मिला है उस ग्राउंड को यू आर कंप्लाइंग और नॉट। अब कंप्लायंस रिपोर्ट को हर 6 महीने में नहीं सबमिट करना होगा उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को। अब कंप्लायंस रिपोर्ट को हर 1 साल पे सबमिट करना होगा। ये है द न्यू ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन 2020। उसके अलावा चौथा प्रोविजन जिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बाईपासिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। देखो सरकार क्या कह रही है कि अगर सरकार ने किसी एक प्रोजेक्ट को कह दिया कि इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, मान लो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कहीं पे कोई फैक्ट्री लग रही है, माइनिंग का काम हो रहा है, और सरकार ने उसको कह दिया कि दिस इज ए स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, तो अगर इस पे अप्रूवल कर दिया भारत सरकार ने कि ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, तो अब इस पे कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका नहीं होगा। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि ये कितना पॉल्यूशन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बस उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा विदाउट रेजिंग अ क्वेश्चन। सो इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भारत सरकार को जो भी प्रोजेक्ट लाना होगा, और अगर देखेंगे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे हैं, तो भारत सरकार उस पर स्ट्रैटेजिक का मुहर लगा देगी, बोलेगी ये स्ट्रैटेजिक है, और वो अपने आप उस प्रोजेक्ट को फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस ग्राउंड पे भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ऑल दीज प्रोविजंस आर डाइल्यूटिंग द अर्लियर एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स। पहले जो नॉर्म्स थे वो थोड़े स्ट्रिंजेंट थे, जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट आराम से किया जा रहा था, लेकिन अब उसको और डाइल्यूट किया जा रहा है। वैसे ही इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है, और उसमें हम अगर EIA नॉर्म्स को अगर और सिंप्लीफाई कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, देन द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विल इंक्रीज। हम इसको यूज करेंगे इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। आखिर ये नॉर्म्स भारत सरकार रिलैक्स कर क्यों रही है, ईज कर क्यों रही है, ये भी हमें सोचना चाहिए। आखिर भारत सरकार को तो कोई शौक तो है नहीं इन्वायरमेंट डिग्रेड करने का। भारत सरकार ये सारे नॉर्म्स इसलिए ईज़ कर रही है, सिंप्लीफाई कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इकोनॉमी हम जब डेवलप करने जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट सफ़र करता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट नॉर्म्स लाते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बोथ दीज थिंग्स हैव टू बी बैलेंस्ड। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस, और भारत सरकार भी वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दुनिया की सारी सरकारें आखिर यही कर रही हैं, कितना पॉल्यूशन करें, साथ ही साथ कितना इकोनॉमी को भी आप आगे बढ़ाएं। सो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई सवाल हो या इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी पे कोई सवाल हो, तो आप रिसेंट EIA नोटिफिकेशन 2020 का एग्जांपल दे सकते हैं। दिस इज एन अटेम्प्ट टू सर्च अ बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। The next article is taken from international segment. It is about 13th amendment of Sri Lanka. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखो ये आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में श्रीलंकन पॉलिटिक्स के अंदर राजपक्सा फैमिली का डोमिनेंस बढ़ गया है, और उसी बैकग्राउंड में ये आर्टिकल आया है। अब कहा जा रहा है कि 13th अमेंडमेंट को हो सकता है कि ये राजपक्सा फैमिली मिल करके हटा दे। तो 13th अमेंडमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये आया था, इन सबको हम समझेंगे इस आर्टिकल की मदद से। 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखें, इट्स नॉट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका बैकग्राउंड पहले देखते हैं। देखो श्रीलंका आपको पता है इट्स एन आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन। यहाँ पे ये लोकेशन है श्रीलंका के इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आइलैंड कंट्री। अगर श्रीलंका को ओवरऑल देखें तो उसका जो श्रीलंका का जो नदर्न प्रोविंस है, और बाकी ये है मेनलैंड श्रीलंका। ये मेनलैंड श्रीलंका में एक एथनिक ग्रुप के जो लोग रहते हैं वो उनका नाम है सिंघालीज। ये मेनलैंड श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप रहता है वो है सिंघालीज, और उसकी रिलीजन है बुद्धिस्ट, और लैंग्वेज है सिंघालीज। जबकि ये नदर्न प्रोविंस में, जिसको हम जाफना प्रोविंस और कहते हैं, इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं तमिल्स। वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और उनकी रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म है। तो इसका मतलब ये है कि 2 एथनिसिटी के लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर, सिंघालीज एंड तमिल्स। और ये जो तमिल्स हैं, ये तमिल्स, बहुत सारे तमिल जो हैं वो श्रीलंका के नदर्न प्रोविंस में जा कर के रह रहे हैं फ्रॉम इंडिया।
ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे तमिल्स को यहाँ तमिलनाडु से यहाँ जाफना प्रोविंस में ले जाकर के सेटल कराया था टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, आपको पता है ब्रिटिशर्स श्रीलंका में भी रूल करते थे, तो श्रीलंका के इस एरिया में उन्होंने टी, कॉफ़ी इन सब को उगाने के लिए, बहुत सारे रबर, स्पाइसेस उगाने के लिए बहुत सारे इंडियंस तमिल्स को ले जाकर के यहाँ सेटल कराया था, और तब से ये तमिल्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ये जो तमिल्स हैं और इंडिया के तमिल्स और श्रीलंका के तमिल्स, इनके बीच में कल्चरल एफिनिटी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेजॉरिटी है, सिंघाला मेजॉरिटी है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये जो सिंघाला मेजॉरिटी है वो ये माइनॉरिटी तमिल्स, आप देख रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन बस 10% है, जबकि इनकी पॉपुलेशन लगभग 90% है, इनको डोमिनेट करता है। देयर इज़ अ इशू ऑफ एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिलियन पीपल। ये लोग बुद्धिस्ट लोग हैं और ये मेजॉरिटी में हैं, और ये माइनॉरिटी को हैरास करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसे इशूज़ निकल के आते हैं। और अब इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो तमिल्स हैं जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दे आर हैविंग कल्चरल एफिनिटी विद पीपल ऑफ तमिलनाडु। देयर हैव बीन क्रॉस कंट्री मैरिजेज, कई सारे लोग हैं जिनके फैमिली के कुछ लोग, बुआ फूफा ऐसे लोग श्रीलंका के तमिल्स हैं, कुछ तमिलनाडु में हैं, मतलब क्रॉस कंट्री मैरिजेज होने के कारण बहुत कल्चरल एफिनिटी है इन दोनों तमिलनाडु वाले एरिया में और यहाँ के तमिल्स में। और इस कारण से अब जब तमिलियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, हरासमेंट होता है, तो भारत सरकार को उसमें कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि तमिलियंस को प्रॉपर जस्टिस मिले। अब जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि आखिर तमिलियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर तमिलियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। मैं ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, जब ब्रिटिशर्स इन तमिलियंस को ले करके तमिलनाडु से यहाँ नॉर्थर्न प्रोविंस में सेटल कराने ले गए, तो उस टाइम में इन तमिलियंस को इंग्लिश भी आती थी और तमिल भी आती थी, और इंग्लिश आने के कारण, क्योंकि पहले से ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं और तमिलियंस को इस कारण से इंग्लिश पहले से आती थी, इन सिंगलीज को इंग्लिश नहीं आती थी, तो इस कारण से जब ब्रिटिश का रूल था श्रीलंका में, तो इन तमिलियंस को ब्रिटिशर्स के अंदर सारे गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते थे। पुलिस का जॉब हो या एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, जो लोअर लेवल के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब हैं वो सब इन तमिलियंस को मिलते थे। इस कारण से ट्रेडिशनली ये जो तमिल्स जो इंडिया से जाकर के श्रीलंका में रह रहे हैं, दे वेयर एफ्लुएंट, रिच, प्रिविलेज क्लास एज कंपेयर टू सिंघालास। तो एक बार जब इंडिपेंडेंस मिल गया तो उसके बाद ये सिंघाला लोग जो इतने सालों से इन तमिलियंस को देख रहे थे एज लीडिंग गुड लाइफ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस, उन्होंने फिर सिंघालाज ने मेजॉरिटी होने के कारण और डेमोक्रेसी जब अडॉप्ट किया तो फिर उन्होंने प्रो सिंघाला गवर्नमेंट बनाना शुरू किया और इन तमिलियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया। क्योंकि पहले इन तमिलियंस को काफ़ी प्रिविलेज सोसाइटी, प्रिविलेज्ड सेक्शन की तरह देखा जाता था, और वो प्रिविलेज्ड इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको बेटर ट्रीट करते थे एज़ कम्पेयर टू सिंघाला, और इनको बेटर इसलिए ट्रीट करते थे क्योंकि इनको इंग्लिश भी आती थी, और इसीलिए सारे जो हाई पोस्ट हैं वो यही कैप्चर करके रह जाते थे और सिंघाला को कुछ नहीं मिलता था। तो जब आज़ादी हो गई, डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया, तो नेचुरली मेजॉरिटी का डोमिनेंस इन तमिलियंस के ऊपर आने लगा। अब डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ने लगा सिंघालास का ओवर तमिलियंस कि धीरे धीरे तमिलियंस की हालत बुरी होने लगी। तमिलियंस के बहुत सारे तमिलियंस के सिटीजनशिप राइट छीन लिए गए। कुछ सिटीजनशिप लॉ बार बार लाया जा रहा था कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम से पहले श्रीलंका में नहीं रहते थे देन यू वॉन्ट बी कॉल्ड श्रीलंकन तमिलियंस। तो इस कारण से बहुत सारे तमिलियंस को वापस इंडिया भेजा जा रहा था। उसके अलावा उनके जॉब राइट्स छीने जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, अब सिंघाला को कंपलसरी कर दिया गया था फॉर हैविंग अ जॉब इन श्रीलंका। अब इन तमिलियंस को सिंघाली लैंग्वेज आती नहीं थी, इंग्लिश को भी हटा दिया उन्होंने, बोला अगर आपको सिंघाली लैंग्वेज आती है देन ओनली यू कैन हैव अ गवर्नमेंट जॉब इन श्रीलंका। तो पॉइंट इज़ कि इन तमिलियंस के पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स सब छीने जाने लगे धीरे धीरे वंस श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक एंड इट केम अंडर ओवरऑल डोमिनेंस ऑफ सिंघाला एथनिक ग्रुप। तो अब इसके अगेंस्ट जब सिंघालीज का डोमिनेंस बहुत बढ़ने लगा तो उसके अगेंस्ट फिर तमिलियंस ने भी इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी, मतलब वायलेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तमिलियंस ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE। इसके लीडर थे प्रभाकरन। देखो, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि मैनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट LTTE वाज फ्लोटेड बाय इंडिया। साफ साफ मत लिख देना कि LTTE वाज फ्लोटेड बाय इंडिया, वो बहुत गलत ओपिनियन हो जाएगा। बट
इट इज़ बिलीव्ड कि LTTE वाज फ्लोटेड बाय इंडिया। जब इंडिया को लगा कि तमिलियंस के राइट को प्रोटेक्ट कराने हैं तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने धीरे धीरे इनको आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू किया। मद्रास कैफ़े अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको ये बात बेहतर पता होगी। तो धीरे धीरे इनको आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन ये बात डायरेक्ट मत लिख देना। और धीरे धीरे इन LTTE को तैयार किया गया टू फाइट अगेंस्ट श्रीलंकन आर्मी, ताकि ये अपने बेसिक राइट्स को वापस से पा सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन LTTE एंड श्रीलंकन आर्मी दैट कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स एंड दैट लेड टू ब्लड सेड एंड मैनी even innocent civilian Tamilians were killed, even some Sinhala civilians were killed, and Sri Lanka entered into a civil war. उनके कंट्री में एक मेजर वॉर छिड़ गई एंड दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स। कई सारे लोग मारे जा रहे थे और फाइनली इस कारण से इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा। इंदिरा गांधी जी के टाइम में LTTE फ्लोट हुई थी। हम मत लिख देना कि इंदिरा गांधी ने फ्लोट किया था, लेकिन उनके टाइम में फ्लोट हुई थी। और इस तरह का लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि इट इज़ बिलीव्ड बाय सिक्योरिटी एक्सपर्ट दैट LTTE वाज फ्लोटेड बाय इंडिया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि फिर इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट इंटरवेंशन करके डायरेक्ट इस इशू को एड्रेस किया जाए। तो फिर राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी मेट विथ श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धने एंड एक अग्रीमेंट साइन हुई, राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। और JR जयवर्धने एंड राजीव जयवर्धने अकॉर्ड साइन हुई इन जुलाई 1987। और उसके बाद फिर इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया अंडर दिस अकॉर्ड, ये जो इसको हम लोग इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड भी कहते हैं, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987 या राजीव जयवर्धने अकॉर्ड भी कहते हैं ऑफ 1987। तो इस अकॉर्ड में क्या प्रॉमिस हुआ वो समझते हैं ब्रीफली। इस अकॉर्ड में इंडिया ने प्रॉमिस किया कि वो LTTE को कन्विंस करेंगे टू सरेंडर। इंडिया को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हम LTTE वालों को बोलेंगे तो वो सरेंडर कर देंगे। तो इंडिया ने यह प्रॉमिस किया कि इंडिया विल इंश्योर कि LTTE सरेंडर कर दे। और उसके बदले में इंडिया ने क्या डिमांड रखी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इन तमिलियंस को बेसिक पॉलिटिकल राइट्स देगी। श्रीलंकन गवर्नमेंट भी मान गई अंडर दिस राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिलियंस को बेसिक पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इसी के लिए 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट। अंडर दिस 13th अमेंडमेंट 9 सेपरेट प्रोविंसेस फॉर श्रीलंकन तमिलियंस वेयर ब्रॉट। अलग अलग प्रोविंस बनाए गए। दिस प्रोविंस वेयर लाइक ऑटोनोमस काउंसिल। हमारे देश में भी आप सुनते हैं ना कि ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई ताकि उनको बेटर पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। तो वैसे ही 9 सेपरेट प्रोविंशियल ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई फिर फॉर तमिलियंस, ताकि उनके पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर हो सके। और इंडिया ने प्रॉमिस किया कि इट विल इंश्योर कि LTTE सरेंडर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजा श्रीलंका के अंदर टू इंश्योर कि LTTE सरेंडर कर दे, लेकिन LTTE तो फिर इंडियन फोर्सेस से ही लड़ गई एंड मैनी मोर देन 1300 इंडियन सोल्जर्स वेयर मर्टायर्ड। तो ये पूरा का पूरा एक फियास्को अपने आप में एक अलग कहानी है। बहुत सारे लोग मारे गए। बाद में LTTE को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर राजीव गांधी को भी असैसिनेट कर दिया। तो सारी कहानी हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए देखते हैं, फोकस करते हैं ऑन दिस 13th अमेंडमेंट। अब ये 13th अमेंडमेंट तो आ गया और तमिलियंस को कुछ बेसिक राइट्स मिल गए, पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन LTTE ख़त्म नहीं हुआ और ये सिविल वॉर चलता रहा फॉर मेनी ईयर्स। और अब कैसा है, अब श्रीलंकन पॉलिटिक्स में अभी के टाइम में आ जाओ, वहाँ पे श्रीलंकन पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय राजपक्षा फैमिली। दीज राजपक्षा ब्रदर्स आर डोमिनेटिंग श्रीलंकन पॉलिटिक्स। प्रेसिडेंट इज गोटबाया राजपक्षा, जबकि प्राइम मिनिस्टर इज महिंदा राजपक्षा। और ये जो दो राजपक्षा हैं, दिस राजपक्षा फैमिली इज नोन फॉर इज एंटी तमिल स्टैंड। ये तमिलियंस के एंटी तमिल स्टैंड के लिए, हार्ड एंटी तमिल स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। देखो हुआ क्या था, 2005 तक LTTE और श्रीलंकन आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो सिविल वॉर कंटिन्यू हो रहा था। बट इन 2005 व्हेन महिंदा राजपक्षा, इस टाइम में अभी के वो प्रधानमंत्री हैं, इन 2005 ही बिकेम प्रेसिडेंट। और 2005 में जब ही बिकेम प्रेसिडेंट, उस टाइम में श्रीलंकन आर्मी के चीफ थे गोटबाया राजपक्षा। इन दोनों ने मिल करके बहुत ही एट्रोसियस, बहुत ही वायलेंट मूवमेंट लॉन्च किया श्रीलंकन आर्मी का टू फिनिश LTTE। तो एक पूरा का पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया LTTE को ख़त्म करने का। महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट थे, गोटबाया राजपक्षा वाज आर्मी चीफ। और 4 सालों के अंदर ही 2005 से लेकर के 2009 में तक में
4 सालों के अंदर एलटीटी इंसर्जेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दैट इंसर्जेंसी दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 3 डिकेड्स, उसको 4 सालों में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्रभाकरण वाज किल्ड एंड इंटायर एलटीटी इंसर्जेंसी वाज एंडेड। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, देयर वाज ह्यूज कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज का मतलब कि कई सारे इनोसेंट तमिलियंस भी मारे गए, बहुत एट्रोसिटीज़ हुई। श्रीलंकन आर्मी ने बहुत सारे लोगों को हरास किया। देयर वेर इशूज ऑफ रेप्स, मर्डर्स, मास मर्डर। लेकिन वो नॉन द लेस दिस इंसर्जेंसी ऑफ एलटीटी वाज ओवर। अब कैसा है, तो एक बात तो आप समझ गए कि जब उस टाइम में गोटबाया राजपक्सा वाज आर्मी जनरल एंड महिंदा राजपक्सा वाज प्रेसिडेंट, और इन दोनों ने इतना हार्ड एंटी तमिलियन स्टैंड लिया और इस इंसर्जेंसी को ख़त्म कर दिया। अब कैसा है कि 2019 नवंबर में गोटबाया राजपक्सा बिकेम प्रेसिडेंट एंड लास्ट मंथ अगस्त 2020 में महिंदा राजपक्सा हैज़ बिकम अगेन प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से पूरी की पूरी श्रीलंका की पॉलिटिक्स इनके हाथ में वापस से आ गई है। और अब वापस से डिबेट स्टार्ट हो गया है श्रीलंका के अंदर कि एलटीटी इंसर्जेंसी तो खत्म हो गया, लेट अस स्क्रैप 13th अमेंडमेंट ऑल्सो। ये 13th अमेंडमेंट जिसके अंतर्गत तमिलियंस गेट मोर एंड मोर प्रिविलेज, मोर एंड मोर ऑटोनोमस राइट, उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर 13th अमेंडमेंट ख़त्म कर दिया गया तो वो सारी चीज़ें जिस कारण से तमिल इंसर्जेंसी को कुछ हद तक कंट्रोल किया गया था वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। तमिलियंस का वापस से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाएगा और वापस से इंडिया विल बी फोर्स टू एंटर इनटू द इशू। तो मुद्दा ये है कि 13th अमेंडमेंट को स्क्रैप करने की बात चल रही है। वो बात अलग है कि ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट महिंदा राजपक्सा या गोटबाया राजपक्सा की तरफ से नहीं आया है, लेकिन श्रीलंकन ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बात स्टार्ट हो गई कि 13th अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और तमिलियंस को कोई भी प्रेफरेंस ना दिया जाए। अगर ऐसा होता है देन इंडिया श्रीलंका इशू और रिलेशन विल बी स्ट्रेन्ड और भारत सरकार को मजबूरी में फिर से श्रीलंका के इंटरनल इशू में इंटरफेयर करना पड़ सकता है और भारत और श्रीलंका के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। एंड दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना अगेन टू इंटरफेयर और गेट कंट्रोल इन इंडियन ओशन रीजन। The next article is taken from economy segment. It is about business reform action plan of 2019. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल क्या है। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमन जी ने 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट रिलीज़ किया है। सब पहले समझ लेते हैं कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स है क्या। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूँ मैं आपको। 2015 में एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स रिलीज़ किए थे भारत सरकार ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए। बिजनेस क्लाइमेट का मतलब है कि वहाँ पे बिजनेस करना जो एक्टिविटी है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे हर स्टेट में देखो अलग अलग नियम होते हैं कि कैसे, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको अप्रूवल लेना है, आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने हैं। तो ओवरऑल सरकार क्या चाहती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकें और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। तो बिजनेस रिफॉर्म का एक्शन लाया गया इन 2015, जिसमें 180 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 180 इस तरह के एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके बताया, इस तरह के जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंसेज, लेबर इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह के 180 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए। बोले गए कि इन सारे एरियाज़ को सिंप्लीफाई करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और सिंप्लीफाई करके उनको हर साल रिपोर्ट सबमिट करनी है कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस रजिस्टर किया है, और उस प्रोग्रेस के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स को रैंकिंग दी जाएगी। एंड दैट इज नोन एज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। हर एक सरकार चाहती है कि बिजनेस क्लाइमेट को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि बिजनेस करना आसान हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिले, और उसके लिए दिस प्लान वाज स्टार्टेड इन 2015 और हर साल इसकी रैंकिंग पब्लिश होती है। और इस साल 2019 में 4th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग पब्लिश हुई है और उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश हैज़ बीन फाउंड एट नंबर 1। 2018 में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 था एज फार एज बिजनेस रिफॉर्म इज कंसर्न। 2019 में भी ये नंबर 1 पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है उत्तर प्रदेश ने। 2018 में इट वाज ऑन 12, इन 2019 इट हैज़ कम ऑन 2nd पोजीशन। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो असम हैज़ बीन रैंक्ड एज टॉप ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, यानी कि इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम सबसे आगे है। Let us see some prelims related factual information. First information is about Assam Rifle. Assam Rifle is the oldest paramilitary force of India. This was created by Britishers in 1835.
अब आसाम राइफल न्यूज़ में क्यों, ये भी समझ लो। आसाम राइफल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों मिल करके देखती हैं, और इस कारण से दोनों के बीच में कभी कभार कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, और इस कारण से केस रजिस्टर किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड नाउ दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ग्रांटेड 12 वीक्स टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर टू स्क्रैप और रिटेन द ड्यूअल control structure of Assam Rifle. Second information is about Indo-Pacific Club. So Germany has decided to join Indo-Pacific Club, and with this it is aimed at securing the trade routes for aggressive China. देखो इंडो पैसिफिक क्लब का पर्पस ही है कि जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री फॉर इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए अलाउ किया जाए। अभी चाइना कैसा, वो साउथ चाइना सी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, और इसके साथ ही वो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री मूवमेंट नहीं होने देना चाहता है। तो इंडो पैसिफिक क्लब को अब जर्मनी ने भी ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब जर्मनी भी चाइना के ऊपर दबाव बनाएगा कि वो साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना अपना कंट्रोल अकेले यूनिलैटरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी इज ओपन एंड ग्लोबल कॉमन, सबके लिए वो फ्री होना चाहिए। दिस मूव्स मेक इट जर्मनी सेकेंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस टू फॉर्मली अडॉप्ट ए स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड दिस विल सपोर्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिक्योरिंग फ्री एंड ओपन साउथ चाइना सी. Third information is regarding International Day of Charity. International Day of Charity was observed on September 5, 2020. The date of September 5 was chosen by General Assembly of United Nations in order to commemorate the anniversary of passing away of Mother Teresa. तो मदर टेरेसा की इस दिन डेथ हुई थी, और इस कारण से इसको इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की तरह मनाया जाता है। मदर टेरेसा गॉट नोबेल प्राइज इन 1970, नोबेल पीस प्राइज इन 1979. That's all from our side for today. Thanks for watching.